इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। यह टास्क फोर्स दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी सॉल्यूशंस पर सुझाव देगी, साथ ही साथ स्टेट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फॉर्मूला भी तैयार करेगी। आखिर ये टास्क फोर्स कैसे काम करेगी? क्या टास्क फोर्स के सुझावों से कोरोना काल का ये जो बड़ा संकट आया हुआ है देश के ऊपर, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ये हल हो जाएगा? ऐसे कई तमाम जरूरी मुद्दे पर हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज टास्क फोर्स से दो बड़े डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर नवीत विग हैं, आप चेयरपर्सन हैं कोविड टास्क फोर्स के एम्स अस्पताल से, और डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ हैं, आप चेयरमैन हैं गंगाराम हॉस्पिटल के और मेंबर हैं टास्क फोर्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुमित्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने देख रहे हैं कि किस तरह से देश में ऑक्सीजन का संकट है। तमाम राज्य जो हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। जो महंगी दवाइयां हैं वो उनकी किस तरह से कालाबाजारी हो रही है। रेमडेसिविर की बात करूं तो ये सब इनकी उपलब्धता हो, तमाम स्टेट्स को ये मिले जितनी उनकी जरूरत है उस हिसाब से। तो टास्क फोर्स जो अब ये गठन हुआ है, किस तरह से इस पर काम कर रही है सर? कैसे सोल्यूशन निकलेगा इसका? आई थिंक जो टास्क फोर्स है वो सारे के सारे मिलके जो बेस्ट है कंट्री के लिए वो कर रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव कल ही within 24 hours of having a task force, we had a long 3 hours meeting yesterday, जिसमें कि कैबिनेट सेक्रेटरी, मेंबर नीति आयोग, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, सेक्रेटरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब लोग जुड़े हुए थे। और उसमें डायरेक्टर एम्स भी थे, डायरेक्टर जनरल ICMR थे, तो काफी सारे लोग थे। तो हम लोग यही सारा का सारा डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि ऑक्सीजन को बिल्कुल लास्ट माइल तक ले जाना है जिससे कि पेशेंट तक पहुंचे। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस पर ये ऑक्सीजन पेशेंट एंड स्टेट तक पहुंचे। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं करी थी। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, और जितने भी ऑक्सीजन, जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और भी जो हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट इंपोर्ट भी कर रही है, और उनको कंट्री में भी उसको इंक्रीज कर रही है प्रोडक्शन। तो उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, और ये भी है कि ऑक्सीजन की खपत कैसे कम हो जिससे कि पेशेंट रैशनली यूज करे। जिस पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 एंड अबव है, उनको ऑक्सीजन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें भी हमारा है कि जो गाइडलाइंस वगैरह हैं वो कॉमन आदमी तक पहुंचे। और दूसरी चीज ये भी है कि नंबर हम डिक्रीज करें, जो कि काफी सारे वेरियस स्टेट हैं, आप देख रहे होंगे उन्होंने सॉर्ट ऑफ पार्शियल लॉकडाउन या लॉकडाउन लगा रखा है, जिसके कारण आप देख भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों में नंबर भी थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं। तो जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम किसी तरह से ये जो सेकंड वेव है कोरोना वायरस की, जो कि बहुत लीथल है, इसको हम कंट्रोल में लेके आए। और ये सब लोगों को मिलके करना है। बिल्कुल सर, सबका सहयोग ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर नवीत विग, आप ये बताइएगा कि जितनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, एसेंशियल्स दवाइयां हैं एसेंशियल, वो तमाम स्टेट्स को मिले, उनकी उपलब्धता पूरे तरीके से कोई कमी ना हो, उसके लिए क्या सजेशंस हैं सर? देखिए, अब ये मुद्दा क्या है? ये सेंटर का मुद्दा है, स्टेट का मुद्दा है, या एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मुद्दा है, या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मुद्दा है? ये सबका मुद्दा है। और दवाई का जुडिशियस यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एसेंशियल दवाइयां क्या हैं? एसेंशियल दवाइयां सिर्फ स्टेरॉइड है,
बाकी रेमडेसिविर और टॉसिलुज़ुमाब जो महंगी दवाइयां हैं, ये किसी सेलेक्ट पेशेंट में यूज की जाती हैं। ये इन दवाइयों का भी अगर आप रेमडेसिविर की देखें, मतलब पिछले 2 हफ्ते में उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 गुना बढ़ गया है। मैं ये बताना चाहता हूं, पर 3 गुना बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर पेशेंट में यूज कर लो। इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन है जब पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है और वो अस्पताल में भर्ती है, और तीसरा पहले 10 दिन की बीमारी है। तो इन 3 चीजों में ही हम रेमडेसिविर को यूज कर सकते हैं। टॉसिलुज़ुमाब कब यूज करते हैं? टॉसिलुज़ुमाब की बहुत कम इंडिकेशन है। पेशेंट अस्पताल में भर्ती, अस्पताल में उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और स्टेरॉइड देने के बाद भी इंप्रूव नहीं कर रहा, उसके बाद एक टेस्ट होता है IL-6, वो बढ़ा हुआ है, तभी हम उसको देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं तो 99% पे जा रहा हूं, 99% पेशेंट्स को इन दवाइयों की, मतलब टॉसिलुज़ुमाब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम उनका पहले ही वक्त रहते उपचार कर लेंगे। पहले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 5 दिन कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन 6ठे और 10वें दिन ये एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर 6 और 10 दिन के बीच में हम मरीज को जल्दी पकड़ लेंगे और जल्दी उसको दवाई दे देंगे, तब हम बीमारी को और दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अस्पताल में भी भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट तो सिर्फ ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, ब्रेक द चेन, नंबर को कम करिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में नंबर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट लेस देन 5% होना चाहिए। आपके गांव में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट लेस देन 1% होना चाहिए। तो ये अगर हम कर पाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो आपके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाले लोग हैं और पुलिस वाले, कि नंबर कम होगा तो मरीज का इलाज भी अच्छा होगा। मरीज का इलाज अच्छा होगा तो मरीज जल्दी बचेगा। इस टाइम हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत प्रेशर है, और ये नंबर जब घटेंगे तो प्रेशर कम होंगे, आराम से मरीज को भर्ती होगी, आराम से इलाज होगा। लेकिन फिर भी हमें नंबर को बढ़ने नहीं देना है, बिकॉज देखो फर्स्ट वेव में हमने कितना अच्छा कंट्रोल किया, दूसरी वेव बहुत ज्यादा आ गई, अब ये कम हो रही है, तो इसको बिल्कुल कम करना है, इसको बिल्कुल सप्रेस करना है। लेकिन ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 2-3 साल का प्रोसेस है। अगली बार जैसे ही 5% हम कम लाए तो तब तो ठीक है, तब आप 25% खोलिए। रिस्ट्रिक्शन कैसे खोलनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 50% पे लाए तो कैसे खोलेंगे? तो 5% हमारा होना चाहिए एम, और जो डिस्ट्रिक्ट ये कर पाएंगे उनको भारत सरकार को अवार्ड देना पड़ेगा, स्टेट को अवार्ड देना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल डॉक्टर सुमित्र, जैसे आपने शुरुआत में बात बोली थी कि सबको मिलकर काम करना होगा। सर, मैं अगला दवाइयों से रिलेटेड सवाल आपसे पूछूं, उससे पहले ये बता दीजिए कि जो टास्क फोर्स का गठन हुआ है, ये सर काम किस तरह से करेगी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन सब स्टेट्स के साथ बहुत जरूरी होगा, तो हाउ विल यू ऑपरेट सर, कैसे ये काम कर रही है? आई थिंक टास्क फोर्स का मैंडेट बहुत बड़ा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा भी रिसर्च का, डॉक्टर को कैसे हम जोड़ें, डॉक्टर को कोई इंसेंटिव देना है नहीं देना है, और पूरे पेंडेमिक के बारे में है। और टास्क फोर्स का अभी गठन इनिशियल 6 महीने के लिए है, तो उसमें वही है कि सारे डॉक्टर्स मिलके हम लोग डिस्कस करें और बेस्ट पॉसिबल वे में इस कोरोना से हम जूझें। और जैसे कि हमने हिस्ट्री से भी नोट किया है, अगर आप देखा जाए 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू भी हुआ था, उसमें 4 वेव्स आई थी, और जो सेकेंड वेव थी वो बहुत लीथल थी, जो सबसे ज्यादा लीथल थी वो सेकेंड वेव थी। तो अभी हमारा कंट्री सेकेंड वेव में है, हमें ये देखना है कि ये वेव जल्दी खत्म हो, और जो थर्ड वेव की वार्निंग हो रही है, हम पूरी तरह से थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हो, जिससे कि हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो एंड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, दे आर वरीड अबाउट पीडियाट्रिक्स एज वेल, कि थर्ड वेव में प्रिडिक्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन भी हमारी ज्यादा इन्वॉल्व होगी, उनके लिए भी हम अभी से तैयारी शुरू कर दें।
बिल्कुल। डॉक्टर नवीद, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें पिछले कुछ दिनों में देखी है, ज्यादा दिक्कत प्रोडक्शन की नहीं है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो भी हो रहा है ईस्टर्न स्टेट्स में हमने देखा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम था, यानी जहां पर ये प्रोडक्शन हो रहा है वहां से दूसरी सिटीज में कैसे पहुंचे, दूसरे स्टेट्स में कैसे पहुंचे, और रेमडेसिविर की भी जहां तक बात है उसकी भी कोई कमी नहीं है, ये भी सुनने में आया। तो दिक्कत सर कैसे हो रही थी? यानी लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी थी, जो कि बहुत गलत बात है, इस पर तमाम डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, ये तो मिलके चलना है। अगर पैनिक है तो पैनिक सब में है। अब जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई है, ये टास्क फोर्स का सबसे बड़ा मेन एम होना चाहिए कि हम सप्लाई करें टाइम पर। हर अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स कितने हैं, कितनी कैपेसिटी है उनके टैंक की और कितना कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। और टास्क फोर्स का सबसे बड़ा मैंडेट होना चाहिए कि ऑक्सीजन सप्लाई टाइम पे पहुंचे। लेकिन हमारे पास, जैसे मैंने पहले बात की, एक तो नंबर्स कम करने हैं। नंबर्स तो हम, अगर जिस तरह हर स्टेट काम कर रहा है, जिस तरह सेंटर बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गांव पे, पंचायत पे, तहसील पे हमें काम करके इसको रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है ये, इस टाइम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का एकमात्र मौका है। इसके बाद हमें सेकेंड मौका नहीं मिलेगा। हम अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करूं, इसका एकमात्र सिंपल सॉल्यूशन क्या है? अगर मुझे कोई पूछे आज की एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरे डिस्ट्रिक्ट की शान है। उस शान को क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बना सकता हूं? हम हर डिस्ट्रिक्ट में अगले कुछ दिनों में उसको पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, ताकि वहां पे मेडिसिन के, एनेस्थीसिया के, सर्जरी के सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हम हर डिस्ट्रिक्ट में क्या बना सकते हैं। और वहां पे जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो यंग डॉक्टर हैं, वो मिलके उस अस्पताल को इतना बड़ा कर देंगे। अगर हम एक ये छोटा सा स्टेप ले लें तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सडनली ट्रिपल हो जाएगा जी। तो हमें कुछ ऐसे बड़ी सोच के साथ अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। हमें इतने स्ट्रॉन्ग कदम लेने हैं कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा के लिए इतना बड़ा हो जाए। और जहां तक तीसरी वेव का सवाल है, हमें तीसरी वेव को नहीं आने देना है। हमें हर कदम उठाने हैं। पहली वेव ने, दूसरी वेव ने हमें इतना सिखा दिया कि अगर उसके बावजूद भी हम तीसरी वेव ले आए तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमें तीसरी वेव को नहीं आने देना है, उसके लिए सभी कदम लेने हैं। ब्रेक द चेन। मैं फिर बोल रहा हूं, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अपने डिस्ट्रिक्ट में मुझे हमेशा 5% से कम रखना है और विलेज में हमेशा 1% से कम रखना है। ये कंप्लीट भागीदारी, ये मिलके अगर हम करेंगे तभी अचीव होगा। नहीं तो हम ब्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। देश को एक होके, और मैं तो विश्व को बात कर रहा हूं, सबको मिलके करना पड़ेगा, नहीं तो ये वायरस तो हर जगह फैल सकता है। बिल्कुल सर, पूरी दुनिया के लिए ये संकट है, तो ऐसे में सबको मिलकर काम करना है। देश को तो बिल्कुल एक साथ होकर काम करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सौमित्र, मैं ऑक्सीजन पर फिर वापस आना चाहूंगा। अभी हमने देखा आरएमएल में ऑक्सीजन प्लांट लगा, फॉरेन से हमें हेल्प आ रही है, जर्मनी से एक प्लांट आया है जो कि वो लग रहा है। तो ऐसे में सर बहुत बेसिक सा सवाल है ये कि हर हॉस्पिटल के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट हो, क्या बड़े हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? और राज्यों को सही तरीके से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होगा? आई थिंक पंकज जी, वही जो डॉक्टर नवनीत विग ने बोला है कि हमें डिमांड सप्लाई वाला बात है। इस समय डिमांड बहुत हाई है, तो इसीलिए हमें जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ज़्यादा लाने हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी जितने मैन्युफैक्चर कर सकते हैं करना है। लेकिन यही होता है कि जहां पर अगर बहुत सारा अगर होर्डिंग हो जाए, जैसे कि आपने देखा 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कई लोगों के पास पाए गए हैं। जब होर्डिंग होती है तो जो जनरल पेशेंट को जरूरत है वो कम पड़ जाती है। कल जो हमारी मीटिंग हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, वहां पर रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी थे। वो लोग भी बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं और आपने खुद देखा होगा कि जो हालत हमारी 7 दिन पहले थी, जहां पर की मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट कह रहे थे हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन है, 4 घंटे की ऑक्सीजन है। हमारे गंगाराम में भी प्रॉब्लम हुई थी।
जो कि मीडिया में भी आई थी। अब वो जो सिचुएशन है धीरे धीरे आप देख रहे होंगे बेटर हो रही है जी। बेटर हो रही है बिकॉज हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और इस सिचुएशन को बेस्ट वे में डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर नवीद, बहुत दुखद है कुछ ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। सर, हमने एक हॉस्पिटल का मैं पढ़ रहा था कहीं, उसमें एक डॉक्टर ने कहा है कि चूंकि सारे डॉक्टर्स बहुत फटीग्ड हैं, दिन रात एक करके लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, कई बार उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है कि बुजुर्ग को बचाएं या जवान को बचाएं। सर, उस मुश्किल मनोस्थिति से कैसे डॉक्टर बचें, उसके लिए भी क्या टास्क फोर्स कुछ सोच रही है? देखिए, हमें इसमें माइंडफुल होना है। जैसे बड़े हमें क्या सिखाते थे, बड़ों ने हमें यही सिखाया जो मैंने भी नहीं सीखा आज तक, सोचो समझो और बोलो। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सोचो, उसको पहले समझो फिर बोलो। तो सोचो समझो और बोलो, ये हमें अगर मंत्र समझाएंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बिकॉज अभी किसी की भी मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हर किसी फैमिली में कोई ना कोई डेथ हुई है, हर किसी फैमिली में कोई ना कोई सफर कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आम आदमी हो, ये हर फैमिली में फैला है। इस टाइम हमें सबको मतलब मिलकर अपनी मानसिक स्थिति में एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। और जैसे मैं बोल रहा हूं कि एनकरेज करना है, एनकरेज करने के लिए हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि कभी भी कोई विपदा आए तो हम उसको संभाल सकें। और वैसे भी रूटीन में हम अपने मरीजों को जैसे वो चाहते हैं वैसा इलाज दे पाए। एक्सेस टू केयर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं एक्सेस टू केयर बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल नंबर 1 होना चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट के नाम पर होना चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर वो सपोज भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट उस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, तभी हम स्वाभिमानी बनेंगे, तभी वो डिस्ट्रिक्ट। इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज है स्टे एट होम एंड स्टे लोकल। इस टाइम सभी डॉक्टर एक्सपर्ट हो गए हैं, सभी कोरोना हेल्थ केयर वर्कर हैं। इस टाइम इस महामारी में कोई एनेस्थीसिया का नहीं है, कोई न्यूरोलॉजी का नहीं है, कोई मेडिसिन का नहीं है, कोई सब कोविड का इलाज कर रहे हैं। तो आप समझिए इसने किस हालत पे ला दिया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये नंबर घटेगा जितनी हम सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, और जैसे ही नंबर घटेगा और हम उसको 5% से नीचे रखेंगे, बिकॉज हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। हमें एक बार सप्रेस करके फिर उसको लिफ्ट करना है और धीरे धीरे लिफ्ट करना है। और मैं फिर बोल रहा हूं ये 2-3 साल का प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा। हमें सप्रेस एंड लिफ्ट स्ट्रेटेजी को देश में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट लाना पड़ेगा, तभी हम देश की इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे। जितने स्ट्रिक्ट मेजर्स अभी लेंगे उसी के कारण हम देश की इकोनॉमी को जल्दी रिवाइव कर पाएंगे, 3 महीने में रिवाइव कर पाएंगे। डॉक्टर सौमित्रा, 30 सेकेंड्स अगर कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें तो। आई थिंक बहुत अच्छा बोला डॉक्टर नवीद विक जी ने। और क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस इंग्लैंड से भी बताता हूं, मैं वहां 17 साल था NHS में और वहां कंसल्टेंट सर्जन भी था। वहां पर डिस्ट्रिक्ट जनरल इतने अच्छे हैं कि कोई मरीज, बहुत ही फ्यू मरीज बड़े सिटी में जाते हैं। और उसके लिए हमें बाद में वंस दिस क्राइसिस गेट ओवर, हमें जो हेल्थ का बजट है वो बढ़ाना है। अभी हेल्थ का बजट टोटल बजट का 2 या 2.5% है और अभी कुछ 1 साल पहले इंक्रीज हुआ है। अब हमें इस बजट को इंक्रीज करके, जैसे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में देख लीजिए, वहां हेल्थ बजट रफली 7 to 10% है। तो ये गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर हम उसको बढ़ाते हैं या 5% के करीब ले आते हैं, जो बातें डॉक्टर नवीद विक ने करी हैं वो सारी की सारी लाइन पे आ जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर नवीद, डॉक्टर सौमित्रा, आपने जो जरूरी बातें बताई, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कही, ब्रेक द चेन, ब्लेम गेम छोड़िए और मिलकर यानी इकट्ठे होकर अगर हम काम करेंगे तो शायद राह डगर बहुत आसान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, आपने हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और NBA प्रेसिडेंट रजत शर्मा की पहल पर मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोरोना की खबर देने वालों को वैक्सीन कवच की तस्वीर ब्रेक के बाद। नंबर
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।